जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया। ठीक है, तो स्टूडेंट उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आए थे। और दोस्तों, ना केवल एयरफोर्स के एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट साथ साथ ही आपकी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आईसीजी, बीएसएफ वगैरह सभी के लिए सभी की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, बीएसएफ के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका टारगेट है कि आपको 2023 के अंदर एयरफोर्स के अंदर जॉब चाहिए, तो भाई प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लो, चाहे वो डिफेंस की तैयारी करता हो, चाहे वो एसएससी की, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी करता हो, कि सर प्लीज़ एक बार आप उनसे ये पूछना कि क्या भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। जी हाँ, वो इतना बताइए कि अगर आप केवल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लेते हो, तो दोस्तों आपको सिलेक्शन के चांसेस मतलब 70 to 80% हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई ऐसे नहीं मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी ले लो, एनडीए ले लो, बट एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते हैं दोस्तों। जब हमने एग्जाम दिया था, तो दोस्तों आपको पता है कि हमने लगभग 8 एग्जाम एयरफोर्स, मतलब 4 से 5 एग्जाम एयरफोर्स के दिए, 4 से 5 एग्जाम नेवी और एनडीए वगैरह के एग्जाम दिए। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर जब हमने एग्जाम दिया था, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर उन जो क्वेश्चन को नोट डाउन किया था, और उसके बाद हमने उसके बाद हमने किताब बनाई। तो उसी किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों, अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट आपको करना। प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक तो आप वो कर ही सकते हो, और प्यारा सा कमेंट भी करना, ताकि उस कमेंट को पढ़कर हमें वो मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो एस्पिरेंट, आज आर एस सर ने आपको गुलाम फर्स्ट चीज़ आपको पढ़ाई थी, आर एस सर ने, कि गुलाम का नियम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज की क्लास का था कि गुलाम का नियम। ठीक है, यानी कि गुलाम का जो नियम है वो आर एस सर ने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि गुलाम के नियम का केवल एक ही फॉर्मूला है जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, क्या कि ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अपने पूरे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो, पहले बता दो, चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि देखो Q1 और Q2 दो चार्ज है। ठीक है, ये Q1 और Q2 दो चार्ज है। तो अगर देखो Q1 के अगर Q1 का परिमाण अगर 1 कूलम है, और अगर Q2 का कूलम, हाँ, अगर जो Q2 का परिमाण है वो 5 कूलम है, तो आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F1 और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F2 का अनुपात कितना होता है। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। वो इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं इसका अनुपात 1:5 आएगा, बट मेरे भाई ये गलत है। इसका आप सभी को पता है कि अगर दो आवेश जिनकी परिमाण चाहे बराबर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर परिमाण बराबर भी हो सकते हैं, उनके परिमाण अलग अलग भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। मतलब कहने मतलब है कि वो एक दूसरे पर अपना बराबर बल लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि एयरफोर्स इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि F12 अनुपात F21 कितना होगा। ठीक है, यानी 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया और 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया, इसका अनुपात होता है 1:1। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो और उसके बाद आर एस सर ने आपको लास्ट जो क्लास एंड हुई थी, वो एंड हुई थी अपनी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, यानी कि लास्ट क्लास एंड हुई थी वो हुई थी विद्युत विभव पर। ठीक है, विद्युत विभव पर क्लास अपनी एंड हुई थी। ठीक है, बट आज उनकी क्लास में आज की क्लास के अंदर आर एस सर ने आपको जो एक अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मतलब अपने जो चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वो शायद आर एस सर आपको पढ़ाना भूल गए, या फिर हो सकता है कि वो आपको कल पढ़ा दे। बट अगर वो कल ना पढ़ा पाए, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको वो चीज़ पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एयरफोर्स का डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अभी क्या वो पार्ट क्या है। देखो, आप सभी को ये पता है कि आप सभी को क्या पता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किस पर डिपेंड करता है। दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल है, वो मेरे भाइयों, पहली बात उनके परिमाण पर डिपेंड करता है, Q1 और Q2। ये बात सभी को पता है। और लगने वाला जो बल है, वो उनके बीच की जो दूरी है आर है, उसके स्क्वायर के मतलब कि होता व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये दो बातों को पता है। बट मेरे भाई, तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच के जो माध्यम है, यानी जो मीडियम है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है मेरे भाई। यानी कि जिस प्रकार इन दोनों के बीच का माध्यम जिस प्रकार से परिवर्तित होगा, उस प्रकार से उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो भी परिवर्तित होगा। अब देखो, मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो मानो ये एक चार्ज, इसका वो परिमाण है 1 कूलम, और ये एक चार्ज, इसका परिमाण है 5 कूलम। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में
प्रेजेंट टाइम में इनके बीच में जो मतलब एयर है, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला बल अधिक होगा। दोस्तों अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करके लिखो कि एयर हो या वैक्यूम हो, ठीक है, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, इस स्थिति में दो चार्ज पर लगने वाला बल है वो मैक्सिमम होता है। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट एनडीए के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो अधिकतम कब होता है, वायु मतलब हवा हो गया, कब मतलब किस में अधिक होता है, तो भाई ये हवा में अधिकतम होता है। अगर हवा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हवा यानी एयर और वैक्यूम दोनों एक साथ आ गए तो भाई आपको हमेशा वैक्यूम में टिक करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हवा को हम एक प्रकार से मतलब कि वो मास वैक्यूम मान सकते हैं, बट हवा पूरी तरह से वैक्यूम नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है अपनी जो वैक्यूम की स्थिति में अधिक होता है। अगर ये वैक्यूम हो अच्छी बात, अगर ना हो तो आपको एयर टी करना है, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट देखो पहली स्थिति में था कि इनके बीच में एयर थी, बट अगर दूसरी स्थिति में अगर इनके बीच में मानो कि दूसरी स्थिति है, मानो ये एक चार्ज है और एक ये चार्ज है। पहली स्थिति में इनके बीच में थी वो हवा, बट अगर दूसरी स्थिति में इनके बीच में एक ऐसा कोई पैराविद्युत पदार्थ आ गया। पैराविद्युत पदार्थ की परिभाषा मैं कल आपकी क्लास में बता चुका हूँ, तो कल की क्लास को देखो, ठीक है। देखो और दोस्तों दूसरी बात भाई, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना एक ग्रुप है टेलीग्राम को, जिसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, तो उसे जाकर ज्वाइन करो भाई। इस जो आपको पर्टिकुलर पीडीएफ में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है चैप्टर के, और इतने क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हमारे द्वारा करवाना पॉसिबल है। तो आपको खुद को जगह से प्रैक्टिस करनी है, उसके आपको आंसर की भी मिल जाएगी। देखो तो दूसरी स्थिति में अगर इनके बीच में पैराविद्युत पदार्थ आ जाता है, पैराविद्युत पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये पैराविद्युत पदार्थ हमारा चालक होगा, कुचालक होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। पैराविद्युत पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मानो कि अगर जो मतलब कि जो है इसका परिमाण के है, या फिर मानो मतलब कि जो पैराविद्युत पदार्थ आ गए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो घट जाता है। और ये बल किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये किस हिसाब से घट रहा है, ये डिपेंड करता है इस पैराविद्युत पदार्थ की प्रकृति। अभी पैराविद्युत पदार्थ की प्रकृति क्या है भाई, अगर ये पैराविद्युत पदार्थ अगर धातु है, लिखो कि अगर ये पैराविद्युत पदार्थ अगर धातु है या फिर मेटल है, इंग्लिश वाले लिखो मेटल है, इंग्लिश वाले लिखो अगर ये पैराविद्युत पदार्थ अगर मेटल है तो इनके बीच में लगने वाला बल जीरो हो जाता है। इनके बीच में लगने वाला बल जीरो हो जाता है। और ये जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो धातु के लिए पैराविद्युत पदार्थ के का मान एप्सिलॉन नॉट का मान, पैराविद्युत पदार्थ एप्सिलॉन नॉट का मान मेरे, या फिर एप्सिलॉन आर का मान मेरे भाई, एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। लिखो नोट भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको जो थ्योरी के रूप में जो बता रहा हूँ भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सब कुछ। और जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर मैं करवाऊंगा तो देखना कि आप क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। तो पहले देखो कि अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर हम धातु की प्लेट को रख देते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल का मान जीरो हो जाता है। अब ये जीरो क्यों होता है? ये जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो धातु होती है उसके लिए पैराविद्युत पदार्थ का मान एप्सिलॉन आर का मान मेरे भाई अनंत होता है। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब देखो इसके बाद एक वो फॉर्मूला आता है क्या कि एफ नॉट अपॉन एफ बराबर कितना वो एप्सिलॉन आर होता है। अब सर ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई? जो एप्सिलॉन आर है यही एक पैराविद्युत पदार्थ होता है। ठीक है, इस एप्सिलॉन आर का और भी अपने मतलब होते हैं कि इसे हम बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला एक और होता है। और दूसरी बात भाई, जो एप्सिलॉन आर होता है ये पैराविद्युत पदार्थ मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है, यानी कि डायमेंशन लेस अपनी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप सो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। देखो दोबारा बता रहा हूं कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर कोई पैराविद्युत पदार्थ अगर रख दिया गया है तो उनके बीच में लगने वाला बल है वो घट जाता है। वो किस अनुपात में घटता है? इससे भाई एयरफोर्स का ये क्वेश्चन है कि वो किस अनुपात में घटता है, उसका मान होगा एप्सिलॉन आर अनुपात 1। और आपके एग्जाम के अंदर ऐसा ऑप्शन भी आ गया 1 अनुपात एप्सिलॉन आर, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने ये पूछा कि किस अनुपात में घटता है। और मैंने आपको ये बताया है मेरे स्टूडेंट कि जो हवा में लगने वाला बल है एफ नॉट है वो सबसे अधिक होता है, और एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। ये था अपने पूरे चैप्टर का सार। और आगे जैसे अपने वो क्वेश्चन होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो भाई आई होप सो अगर भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो मेरे स्टूडेंट तो प्लीज एक लाइक तो कर देना मेरे यार, क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे भाइयों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा। और देखो बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, देखो
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि विद्युत आवेशों की मध्य लगने वाला बल का नियम किससे संबंधित है। अब आपका क्या डाउट होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऐसा ऐसा पर्टिकुलर मतलब ये चीज वन फिक्स नहीं कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो इजी क्वेश्चन बनाए तो वह इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन बनाएगा, तो वह इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखो कि विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो कूलॉम के नियम से संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको ये याद रखना है क्या कि जब भी आवेश की बात आएगी तो हमेशा कूलॉम का नियम ही फर्स्ट आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक ही नियम है, कूलॉम का नियम। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ए ऑप्शन है, ये अपना बी ऑप्शन है, ये अपना सी है और ये डी है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो और भाई देखो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन की अहमियत समझो। देखो इसने क्या बोला है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है तो बल किस प्रकार से परिवर्तित होगा। देखो मैंने क्या बताया, जो लगने वाला बल है वह आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के। तो अगर ये दूरी आधी हुई है तो r/2। चलो आपको पूरा बेसिक से बताऊं। देखो ये दूरी आधी हुई है तो f समानुपाती 1/r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f समानुपाती 4/r²। ठीक है, तो इस मीन्स की जो f है वो 4 गुना बढ़ गया। तो भाई ये डायरेक्ट आपको याद रखना, इतनी अगर कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको डायरेक्ट कि अगर 2 गुना हुआ, अगर देखो दूरी अगर 2 गुनी हुई है तो 1/4 हो गया, अगर दूरी 2 गुनी है तो 1/4, बट अगर दूरी आधी हो गई तो 4 गुना हो गया। बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी, एक कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी पड़ेगी आपको। अगर इतने इजी क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप कॉपी पेन का अगर इस्तेमाल करोगे तो भाई आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक, क्योंकि देखो कॉपी पेन का इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चन की कॉपी पेन का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट आपको सीधा माइंड में करना कि यस r/2, तो ये 4 ऊपर गया तो अपना मतलब 4 गुना हो गया। तो ये चीज़ें आपको माइंड में करनी पड़ेगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे भाई, बट कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त। देखो दो आवेश है, एक पहला आवेश उसका परिमाण है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दूसरा है 5 माइक्रोकूलम। कुछ दूरी पर स्थित है तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। मैंने क्या बताया था, देखो एक है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसके द्वारा लगाया गया बल सर F12 है, और इसके द्वारा लगाया गया बल सर F21 है। F12 का मतलब एक का दूसरे पर, और F21 मतलब दूसरे का पहले पर। तो इसका अनुपात आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि 1F12:1, इसका अनुपात होता है सर 1:1। अगर ये आपके ऑप्शन में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इसकी जगह देखो, इसमें भी कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट, और मेरे को पता है कि इसमें आप आंसर गलत कर सकते हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। देखो अगर ऑप्शन के अंदर अगर 1:1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1:1 ना हो तब आपको टिक करना है -1:1। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटे मिस्टेक्स पर काम करो मेरे भाई, अदरवाइज ये आपका इजी क्वेश्चन होते हुए आपका गलत हो सकता है। तब आपको अगर आपकी ऑप्शन में अगर 1:1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1:1 ना हो तो आपको टिक करना -1:1। अगर ये दोनों हो तब आपको इसको टिक करना है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हाँ देखो, एक विद्युत आवेश Q1 है और एक अन्य विद्युत आवेश Q2 है, पर बल आरोपित करता है। बड़े भाई देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन ईजी है। देखो क्वेश्चन है वो ईजी है, बट क्या है, बट इसमें क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तब आपको ये कंसेप्ट अपने दिमाग में वो रखना है। देखो क्या है कि एक विद्युत आवेश Q1 तथा एक अन्य विद्युत आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। देखो ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 पर बल आरोपित करता है। ठीक सर, कितना करेगा? तो वो देखो वो कितना करेगा सर, हम इसे दिखाएंगे F12 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले का दूसरे पर तो F12 Q1 Q2 पर बल आरोपित करता है। ठीक है, हो गया। तो अगर एक तीसरा आवेश Q2 Q3 अगर इसके निकट लेके आ जाता है, किसके निकट? तो देखो ये है Q3, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकता है Q3, कहीं पर भी, इतना जो एरिया है इसमें कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर किसके पास में लेके आ जाता है तो Q1, देखो भाई प्रश्न को समझो, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। देखो इसमें तीन चार बातें बनती है भाई, इसके अंदर ये बातें बनती है जो ये निकाय बनाए, इस निकाय का बल। एक तो होता है कि निकाय का बल, एक होता है कि Q1 का Q2 पर लगाएगा बल। भाई देखो ये बात को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। क्या बात है कि दो आवेशों का एक दूसरे पर लगाया गया बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति में अपरिभाषित होता है। देखो द फोर्स विच इज इम्प्लाइड बाय द टू चार्ज,
इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एनी अदर चार्ज। ठीक है, तो ये बात आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है कि देखो दो आवेशों द्वारा एक दूसरे, देखो मैं मेरी बातों पर गौर करो, दो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस निकाय का, मैं इतना नहीं बोल रहा कि इस निकाय का, जब मैं निकाय की बात करूं तब ये बल परिवर्तित होगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि एक दूसरे पर, देखो एक दूसरे पर मतलब Q1 का Q2 पर और Q2 का Q1 पर लगाएगा जो बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति में अप्रभावित होता है। ठीक है, तो देखो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि अप्रभावित होता है। ठीक है, तो आयोग से भाई ये कंसेप्ट आपको क्लियर। अब आपका वो क्या डाउट होगा कि सर अगर मैं इस निकाय की बात करूं तो ये किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये डिपेंड करता है कि ये Q3 को कहां रखा है हमने। मानो अगर Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, अगर ये Q3 हमने किसी बीच में रख दिया है Q3 तब अलग होगा, अगर हमने इसे यहाँ पर रख दिया तो अलग, मतलब कहने मतलब है कि इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर मानो इसके बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है और अगर हमने इसे 1 सेंटीमीटर मतलब ये डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पर। ठीक है, आगे अपने क्वेश्चन लेके आए तो उस हिसाब से मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसी पोजीशन में डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो दोस्त देखो मेरे को पता है कि आज तक आपने क्या चीज़ पढ़ी है कि सर, आज तक मेरे को पता है कि आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी है कि सर दो आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति में प्रभावित होता है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये प्रभावित ये अप्रभावित वही होता है जब एक दूसरे पर की बात करते हैं, पर जब हम पूरे निकाय की बात करेंगे तब ये प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी देखो अच्छा क्वेश्चन भाई अगला, और भाई अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको इस कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट याद रखना है। देखो क्या है कि एफ जी तो है, एफ जी अपना है गुरुत्वीय बल। ठीक है, एफ जी अपना है गुरुत्वीय बल। ठीक है, एफ जी अपना, और एफ ई है अपना मतलब क्या है, हाँ, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, यानी ये है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, ये तो अपना गुरुत्वीय बल और ये अपना है स्थिर विद्युत बल, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात आपसे पूछा है, तो भाई एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात आपको डायरेक्ट याद रखना मेरे भाई, डायरेक्ट एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात होता है 10⁻43। ठीक है, देखो इसका उल्टा भी आपसे हो सकता है, मतलब पहले बता दो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो इसका उल्टा आपसे पूछे, देखो इसका उल्टा आपसे क्या पूछ सकता है, इसका उल्टा आपसे क्या पूछा कि एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 10⁻43 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह गुरुत्वीय फोर्स की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक होता है। अब सर आपका क्या डाउट होगा, देखो भाई देखो दूसरी बात, देखो ये बात समझो, आपके जो क्वेश्चन है, और दूसरी बात भाई ये डिपेंड करता है आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। देखो भाई समझो, बात को समझो, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि इनके बीच की दूरी है वो अपनी 10 सेंटीमीटर है। देखो दोबारा समझो, अगर इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अब मेरे को ये बताओ कि सर 10 सेंटीमीटर मतलब मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब मेरे को ये बताओ कि इतनी दूरी के ऊपर क्या गुरुत्वीय बल कार्य करेगा? क्या इतनी कम दूरी पर क्या गुरुत्वीय बल कार्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर काम करता है, जैसे सूर्य और अपनी पृथ्वी, जैसे अपनी पृथ्वी और मून अंकल। कहने मतलब ये है कि जो गुरुत्वीय बल होता है वह बहुत ज़्यादा बड़ी दूरियों के लिए कार्यरत होता है। बट अपने क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस की बात की है मेरे भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, और ये आपका आंसर उल्टा भी होगा। बताओ कब उल्टा होगा? देखो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जो दी गई दूरी है वो उसका मान बहुत ही कम है, बहुत कम का मतलब ये है कि देखो इसका मान हो सकता है अपना मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, मतलब 1 मीटर, या फिर देखो अगर आप पढ़ोगे तो लगभग मान लो अगर ये 1 मीटर तक बात कर रहा है। देखो जब दूरी की बात बहुत ही ज़्यादा दूरी की बात करेगा तब आपका गुरुत्वीय बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब आपका गुरुत्वीय बल एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात आएगा 10⁻43। कब? जब दूरी ज़्यादा होगी। भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लिखो एफ ई अपॉन एफ जी का मान होगा 10⁻43। कब? जब दूरी ज़्यादा होगी। बट जब दूरी कम होगी तो एफ ई अपॉन एफ जी का मान उसका उल्टा हो जाएगा, 10⁻43 हो जाएगा जब दूरी कम होगी। ठीक है भाई, ऐसा भाई कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मेरे को ये पता है कि बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई है, बट ये बात कोई नहीं बताएगा मेरे भाई आपको। ये बातें कोई नहीं बताएगा भाई। एक बातें ऐसे नहीं निकलती है, इनके ऊपर काम करना पड़ता है अपने आप को, मतलब पूरी किताबों में, मतलब आप लोग जब हम पढ़ते हैं तो भाई उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे को पता है ये किताबें, ये बात है पूरी हर एक किताब के अंदर मतलब कि ये बात लिखी हुई है, बट ये बात कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई आपको। देखो जब दूरी ज्यादा होगी तब अपना उल्टा होगा, एफ अपॉन एफ जी का मान हो 10⁻43। तो भाई ऐसे समझो, प्रैक्टिकली समझो ना। देखो जब दूरी अपनी ज्यादा हो जाएगी तब वहां पर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्य करेगा। तो केवल गुरुत्वीय बल मतलब कि अगर
कार्य करेगा तब इसका अनुपात होगा 10⁻43। ठीक है, बट जब दूरी कम होगी तो भाई आप भी सोचो, जब दूरी कम होगी तो गुरुत्वीय बल एकदम क्षीण हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा, तब इसका अनुपात है एफ ई, हाँ सॉरी, एफ जी अपॉन एफ ई, एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात है -10⁻43। आई होप सो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है देखो, हाँ आपके सामने है कि देखो देखो ये अपना जो कॉन्सेप्ट, देखो नियत आवेश को आवेशित दो गोले के मध्य बल का अनुपात वायु में मतलब कि वायु में और बी है पराविद्युत माध्यम जिसका पराविद्युतांक के है, क्या होगा? मतलब अनुपात पूछा है आपको, पहले बता चुका हूँ मेरे भाइयों, आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ कि बड़े अच्छे से क्या बता चुका हूँ कि एफ ए एफ ओ अपॉन एफ एम बराबर होगा अपना के भी हो सकता है, एफ एम आर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पराविद्युत पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका K/1 होगा। क्यों? क्योंकि पहले वायु दी गई है। अगर पहले वायु ना दी गई होती, अगर ये बोलता, हाँ पहले ये बोलता कि पराविद्युत पहला आपका ऑप्शन है पराविद्युत माध्यम, तो अगर आपको ऐसा बोलता कि एफ एम अपॉन एफ नोट, तब आपका होता है 1:K। भाई चीज़ें समझो, छोटी छोटी चीज़ें ये गलत कर सकते हो आप। ठीक है, पहले अपनी वायु दी गई, अगर पहले वायु ना दी गई होती तब अपना आता K/1 बट पहले अपनी वायु, तो इसका अनुपात है K/1। इस बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम तो अभी देखो, अभी हम लोगों के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, हाँ ये आप लोगों के अगला क्वेश्चन आ गया। देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो, प्रत्येक 2 कूलम यानी प्रत्येक 2 कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने पर उनकी मध्य कार्य करने वाला बल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको आता भी है। देखो मैंने क्या बताया कि सर कूलाम बल है एफ रहा। देखो जो कूलाम का बल है वो के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बता चुका हूँ आपको पहले से। अब मेरे को ये बताओ कि जो Q का मान कितना है? सर Q का मान 1 है, Q1 का मान भी 1 है, Q2 का मान भी 1 है, तो ये अपना कुछ काम का नहीं है। अब देखो K का मान कितना है? सर K का मान अपना होता है 9 × 10⁻9 और R का मान कितना है? सर R का मान है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का होगा, मतलब 1 किलोमीटर जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये अपना है 10⁻3 गुणा 10⁻3, क्योंकि मेरे को स्क्वायर करना है। तो कितना होगा सर? ये होगा कि गया तो 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3 कौन सा सर? 9 × 10⁻3। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भाई और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी को चेक करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आपकी जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी कंसेप्चुअल जो एबिलिटी है उसको चेक करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास? अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि +2 कूलम आवेश और +2 कूलम आवेश तथा +6 कूलम आवेश के में प्रतिकर्षण का बल 12 न्यूटन है। ठीक है, प्रत्येक आवेश को -2 कूलम आवेश दिया जाए तब मध्य कार्य करने वाला बल कितना? भाई मेरे को इस बात का जवाब दे दो कि अगर दो आवेश है तो उनमें से अगर किसी एक आवेश का मान अगर 0 हो जाए तब उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? बस इस बात का जवाब दे दो, कमेंट करके बता दो कि सर कि दो आवेश हैं, उनमें एक आवेश का मान है 0 और एक आवेश का मान कुछ भी हो सकता है। वो मतलब वो डिपेंड करता है 1 2 3 4 5 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। बट अगर एक आवेश का मान अगर 0 है तो परिणामी जो बल है वो 0 हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि पहला आवेश है वो है +2 कूलम आवेश, यानी प्लस का 2 कूलम, दूसरा प्लस का 6 कूलम। ठीक है, यहां तक तो सही था। जो इस स्थिति में इनके बीच में लगने वाला बल था 12 न्यूटन। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर आगे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर हमने इन प्रत्येक दोनों आवेशों को -2 कूलम आवेश अगर दे दिया तब इनके बीच में लगने वाला बल कितना? अब पहले काम करो कि -2 को +2 कूलम +2 कूलम आवेश को -2 कूलम आवेश दो, +2 -2 0 ये 0 कूलम। इसको सर ये हो जाएगा प्लस का 4 कूलम। अब मेरे को ये बताओ, एक तो है 0 कूलम, एक है प्लस का 4 कूलम, परिणामी बल कितना? सर परिणामी बल 0 हो जाए। क्योंकि इसमें से एक आवेश का मान 0, अगर एक आवेश का मान अगर 0 है तो इनके बीच में लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है समानुपाती Q1 × Q होता है, Q2 होता है। Q1 का मान अगर 0 है तो परिणामी बल भी 0 हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको हर एक कंसेप्ट आपको बता दिया, हर एक प्रकार से आपको बता दिया। मैंने आपको फॉर्मूला से भी बता दिया है और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे समझते हो। ठीक है, और भाई देखो ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं भाई, हाईली चांस है कि एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, ये हार्ड सेट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखो,
वही मैं देखता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, वेट। ये आ गया आपके अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना जो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप में मैथ की अच्छी खासी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब मैथ को आपको अच्छी खासी, मतलब मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई, देखो मैथ और फिजिक्स ये दोनों की मतलब ये दोनों एक दूसरे के मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब वो करते कोरिलेट करते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स समझनी है तब आपको मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अपने क्वेश्चन करो कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, अपना पहले एक वर्ग बनाते हैं भाई। तो मैंने आपको पहले क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर आपको फिजिक्स या किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। ठीक, देखो एक वर्ग है इसका Q1, और दूसरे पर Q2, और तीसरा Q3, यानी इसके तीन कोने पर लगने वाला जो तीन जो कोने हैं उसके बीच ऊपर स्थित आवेश का मान Q1 है, एक पर Q2 है, एक पर अपना Q3 है, ठीक है। आगे बढ़ो कि यदि Q1 व Q2 के बीच में लगने वाला बल, सर इनके बीच में लगने वाला बल कितना, सर इनके बीच में लगने वाला बल है अपना F12, ठीक है। आगे बढ़ो, इनके बीच में लगने वाला बल F12, अगर Q1 और Q3 इनके बीच में लगने वाला बल कितना, सर इनके बीच में लगने वाला बल है अपना F13, ठीक है। बस तो इनका अनुपात आपको पूछा है F12 रेशियो F13। अब अपना पहले निकालो अपना F12 निकालो। चलो उससे पहले मेरे को ये बताओ कि ये एक अपना है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजा समान होते हैं। तो ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा सर ये कितना होगा, आपको पता है कि सर ये √2A होगा। ये इतनी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, √2A हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो और दूसरी बात, Q1 Q2 और Q3 समान है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बोल चुका कि Q1 Q2 Q3 समान है, तो इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है। सर भूल गया। आगे बढ़ो, अब निकालो F12 यानी Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q बटा R स्क्वायर सर A स्क्वायर, ठीक है। अनुपात K Q1 Q3 Q बटा R स्क्वायर, सर R की जगह अपना √2A। आगे बढ़ो, K Q1 Q2 से K Q1 Q2 गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये अपना है F12 अपॉन F13, ठीक है। कितना सर ये ऊपर कितना सर, अब ये √2 है, ये ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे था, देखो ये K Q1 Q2 बटा A स्क्वायर अपॉन K Q बटा √2A का होल स्क्वायर, ये ऐसा था, तो ये उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा √2A का होल स्क्वायर बटा A स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आगे सोल्व करता हूँ तो ये 2A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो ये कैंसिल आएगा, तो बचेगा सर 1/12 अपॉन 13, ये आएगा 2:1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बड़ा सा क्वेश्चन था, और बड़ा, देखो भाई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इस क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोल सकते मेरे भाई, क्यों, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर मेरे को अगर ये क्वेश्चन करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। मेरे को पता है कि ये समान है, मेरे को इतना पता है कि ये समान है, तो मैं इसको बोल देता। उसके बाद मेरे को ये पता है कि बल, जो लगने वाला बल है वो केवल दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर। अब मेरे को पता है इसकी बीच की जो है दूरी है वो है A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर को मैं वो भूल जाऊंगा, ठीक है। अब उसको मेरे को पता है कि इसकी दूरी है वो √2A स्क्वायर, तो √2 का है स्क्वायर। तो डायरेक्ट भाई 2 स्टेप के अंदर आ रहा है 2, यानी डायरेक्ट 2 स्टेप के अंदर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ, तो मैं इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करूँगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन को समझो आप, इन क्वेश्चन से भागो मत मेरे भाइयों। अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चन से अगर आप भागोगे तो भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई, देखो इस क्वेश्चन हार्ड नहीं बोल सकते हम इन क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोल सकते मेरे दोस्त। अगर आप इन क्वेश्चन को अगर हार्ड बोलोगे तो भाई हार्ड तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना उनमें हार्ड है, जिससे आपको बताऊं कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हुआ उसके अंदर हार्ड है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, आगे जिस आप ट्वेल्थ फिजिक्स के जब एंड पर पहुंचोगे तो वो चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर हार्ड नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो हाँ अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल मतलब डायरेक्ट आपको मान पूछा है। इसके अंदर पूछा कि मतलब एप्सिलॉन नोड की का मान पूछा है। एप्सिलॉन नोड का मान ही पूछा, साथ साथ इसका आपको है ना वो पूछा, मात्रा भी पूछा है। तो एप्सिलॉन मान कितना होता है सर, एप्सिलॉन नोड होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका आपको पूछा है मात्रक, इसका मात्रक कितना होता है। देखो इसका मात्रक अपना होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये मैंने कैसे निकाला, आरएसएस ने बड़े अच्छे से पढ़ा है भाई। देखो पहले उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखो क्या ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड R स्क्वायर × Q1 Q2। अब मेरे को इसका निकालना, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा और इसको इधर लाऊंगा। तो एप्सिलॉन नोड बराबर इसका मात्रक कितना सर, इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर।
ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एग्जामिनर ने आपको अब सारा नोड की मात्रा भी पूछ लिया, साथ साथ उसकी वैल्यू भी पूछ लिया, यानी एक क्वेश्चन के अंदर उसने आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो भाई एक क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को समझो मेरे दोस्त। और भाई देखो, पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, अदरवाइज तो देखो कमाने के लिए बहुत भी अपने और भी साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 समान गोले उन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवश्यक कुछ पर वो रखे गए, तो इनके बीच में एफ बल वो है, और अगर दोनों गोलों के बीच में प्लस क्यू आवेश को रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल की वो दिशा क्या होगी। बड़ा सा क्वेश्चन देखो, जो मैंने जो कंसेप्ट आपको क्लास स्टार्टिंग बताया था उसी कंसेप्ट पर आधारित। देखो, एक अपना है प्लस क्यू और एक अपना है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि सर अगर तीसरा आवेश अगर हम यहाँ पर लाकर रखें तो इसके ऊपर लगने वाला बल, मतलब क्यू प्लस का क्यू माइनस पर लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं होगा, बट जो ये पूरा होल निकाय है इसमें प्रभावित होगा। देखो इसकी बीच की दूरी कितनी है सर, इसकी बीच की दूरी कितनी है, हाँ इसकी बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है क्या कि अगर प्लस क्यू आवेश को इन गोलों के बीचों बीच रखा जाए, बीचों बीच का मतलब है कि r/2 प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अगर प्लस क्यू आवेश को बीचों बीच अगर रखा जाए तो मेरे को बताओ भाई ये दूरी कितनी है सर, ये दूरी अपनी r/2 है, और ये कितनी सर, ये दूरी अपनी है r/2 है। आई बात इतनी समझ में? क्या है क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला कि प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी r हमने मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये बोला कि प्लस क्यू आवेश को बीचों बीच अगर लाकर अगर हम पुट करते हैं तो इनकी बीच की जो मतलब प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी r/2 और प्लस क्यू और माइनस के बीच की दूरी r/2 होगी। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद उसके बाद ये आपसे पूछा है कि जो प्लस क्यू आवेश है उस पर लगने वाला बल कैसा होगा। अब मेरे को ये बात बता दो मेरे भाई कि प्लस पॉजिटिव आवेश से बल कहाँ पर लगता है सर, पॉजिटिव आवेश से। आरएस ने बड़े अच्छे से बताया कि पॉजिटिव आवेश से बल बाहर की तरफ लगता है, और नेगेटिव आवेश सर जो नेगेटिव आवेश उसकी वजह से बल अंदर की तरफ लगता है। इतनी बात समझ में आगे समझ। अब देखो, पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव, इसका मतलब इनमें प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इस पर मतलब प्लस क्यू द्वारा माइनस क्यू पर लगने वाला बल, यानी प्लस क्यू द्वारा प्लस क्यू पर लगने वाला बल यहाँ पर होगा, इस दिशा में होगा। उसके बाद देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब आकर्षण होगा, इसका मतलब इसके द्वारा बल भी इस दिशा में आएगा। दोबारा समझो, प्लस क्यू है मतलब इसको भूल जाओ, एक बार आप इस चीज को भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, केवल इस चीज को देखो, केवल अपना इतना निकाय प्लस क्यू सर, प्लस क्यू के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब है कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल इस दिशा में होगा। आई बात समझे? उसके बाद अब इसको भूल जाओ, अब प्लस क्यू है माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में आकर्षण होगा। कहने मतलब यह है कि इसके द्वारा बल इस दिशा में लगेगा, यानी प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश को आकर्षित करेगा। कहने मतलब यह है कि इसके बीच में जो लगने वाला बल है, प्लस क्यू पर जो लगने वाला बल है वो माइनस क्यू की डायरेक्शन में होगा। अपने ऑप्शन में बात जाओ, अपने ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा बोला है कि माइनस क्यू की तरफ होगा। अगर आपको ये इतना कंसेप्ट पता है तो भाई आप इस क्वेश्चन को ईजी से आराम से कर सकते हैं। आपको प्लस क्यू पर लगने वाला जो प्लस क्यू उस पर लगने वाला बल का परिमाण नहीं ज्ञात करना पड़ता आपको। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता थी कि प्लस क्यू पर जो लगने वाला बल है वो माइनस क्यू की तरफ होगा। अब सर हमें प्लीज एक बार हमें इतना भी बता दीजिए कि इस पर बल कितना हुआ। चलो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इस दिशा में, और इसके द्वारा इस पर मतलब कहने मतलब है कि प्लस क्यू पर लगने वाला बल है वो एड हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना है सर, प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना है सर, प्लस क्यू पर लगने वाला बल है एफ के Q1 Q1 एक है अपन r/2, यानी r/2 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्योंकि देखो स्टूडेंट, हम इसमें इसका परिमाण लेते हैं, न कि इसका मतलब हम इसका परिमाण लेंगे। तो ठीक है, के क्यू बटा r/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, कितना सर, ये r/2 पर जाएगा तो ये 4k क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस का 4k क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कितना सर, ये 8 हो गया, 8q बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना 8q आर बटा, और ये कितना सर, ये f है। क्यों f है? क्योंकि पहली स्थिति में r दूरी थी और एक k बटा आर स्क्वायर था, ये f का मान है, तो ये 8 गुना हो जाएगा। कहने मतलब ये कि सर इसके बीच में इसका जो बल है वो 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सर? आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। अब सर क्या है, इतना हार्ड क्वेश्चन है भाई, इतना हार्ड नहीं। जब मैंने आपको समझा इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा। अगर मेरे को क्वेश्चन करना हो तो मैं केवल इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर लूँ, जस्ट मेरे को हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। अगर आप कंसेप्ट बड़े अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड भी बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम अभी
देखो एक आवेश प्लस क्यू, एक आवेश क्यू को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, ठीक है। और अलग अलग करने पर इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल अधिकतम कब होगा, मतलब कूलाम बल का है वो अधिकतम मान कब होगा, कूलाम बल है वो अधिकतम कब होगा, अधिकतम है तब क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान कितना होगा। देखो आई बात समझ, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला है कि जो क्यू आवेश है उसको हमने प्लस क्यू, उसको हमने क्यू और माइनस क्यू आवेश में तोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, देखो ये इसको प्लस क्यू को हमने, देखो पहले क्यू था, इसको हमने स्मॉल क्यू में तोड़ा, उसके बाद इस जो हमारा बच गया वो इतना ही तो बचेगा, कैपिटल क्यू में से अगर हम स्मॉल क्यू को घटाएंगे वो इतना बचेगा। अब मेरे को इतना बताओ कि सर इनके बीच में लगने वाला बल कितना, इनके बीच में लगने वाला बल कितना सर, इनके बीच में लगने वाला बल क्यों, क्योंकि हमें अधिकतम पूछा, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो अधिकतम पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो के क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बट्टा आर स्क्वायर, इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है, ये अपना एफ है। अब मेरे को ये बताओ अगर ये बल अधिकतम कब होगा। अब भाई आप मैथ क्या, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम का चीज़ पढ़ोगे, उसके अंदर क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम की एक चीज़ पढ़ोगे, उसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा, उसके अंदर आपको ऐसा बताया जाएगा कि डी अगर हमें डी एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू अधिकतम चाहिए, अगर हमें एक्स की वैल्यू अधिकतम चाहिए तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब ये अवकलन किसके सापेक्ष होगा, ये डिपेंड करेगा अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। ये टी के सापेक्ष भी हो सकता है, ये वी आर किसी के सापेक्ष भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें स्मॉल क्यू का मान पूछा है, तो इसका अवकलन हम स्मॉल क्यू के सापेक्ष करें, क्यों करें, क्योंकि हमें मान स्मॉल क्यू का पूछा है। तो हम डी एफ अपॉन डी क्यू अगर हम करेंगे तब अपना कितना बना, सर इसका करो, सर इसको बोलो एक बार, थोड़ा इसको बोलो, इसका करो सर, इसका करेंगे तो कैपिटल क्यू माइनस का इसको करो, इसका सर अपना 2Q, ठीक है। 2Q बराबर 0, इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ता है। तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, चलो इसको आगे करो, बराबर 2Q और कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर 2 आ जाएगा। करना मतलब है कि कैपिटल क्यू अपने स्मॉल क्यू का मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखो भाई स्टूडेंट, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चन से भागो मत मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बट मेरे भाइयों ये तभी हो पाएंगे जब आपकी कंसेप्ट अच्छी है। अगर आपको इतना पता है कि अगर हमें इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना पड़ता है, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, तब मेरे भाइयों तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं हम। अभी देखो, अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अगला जो चैप्टर वो पढ़ा देता हूँ, सिद्धांत जो आपको पढ़ा है। हाँ ये चैप्टर अगला देख लो। ये तो क्या है कि देखो दो समान, इसको भी आप एक बार थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। हाँ इसको जो एक क्वेश्चन है इसको देख लो आप पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अपनी क्लास वैसे बड़ी हो रही है, तो ये क्वेश्चन देख लो, अंतिम क्वेश्चन आपकी क्लास का। देखो दो छोटे गोले हैं परस्पर स्मॉल r दूरी पर वो रखे हुए हैं, यानी दो छोटे गोले परस्पर स्मॉल r दूरी पर अगर इन्हें रखा गया है, प्रत्येक पर स्मॉल क्यू का चार्ज है, स्मॉल क्यू का अगर इस पर प्रत्येक पर चार्ज है, यदि एक गोला दूसरे यदि एक गोले को दूसरे गोले के सापेक्ष r रेडियस के वर्तीय पथ में अगर हम इसे घुमाते हैं तो संपन्न वो कार्य कितना हुआ, समझो। ये अपना एक कैपिटल स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है। इसके सापेक्ष अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो ये इस प्रकार से ये गति करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये पथ कौन सा सही, ये पथ अपना है वर्ताकार पथ। और देखो भाई जब भी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्ताकार पथ में किया गया कार्य, भाई वर्ताकार पथ में किया गया कार्य ऑलवेज 0 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके अवश्य बताना। और दोस्तों ये हमारे कंसेप्ट है, हमारे जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे थोड़ा इसके बारे में भी वो बताना। और साथ साथ अगर आपको ये भी बताना कि सर अपनी क्लास की जो टाइमिंग है वो लगभग अपनी क्लास होती है लगभग 35 मिनट की होती है, तब आपको इतना भी बताना कि सर ये 35 मिनट से ऊपर करें या फिर कम करें, ठीक है। साथ साथ ठीक है, तब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद जय भारत।